आइए आज हम पढ़ते हैं 12th केमिस्ट्री में यूनिट 12। ये यूनिट 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट में से आज भाग 2 लेकर आया हूं मैं। इसमें आज हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार से है। कार्बोनिल समूह अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण भाग 1। कार्बोनिल समूह के रासायनिक गुण भाग 1 लेके आया हूं। इसका भाग 2 भी हम लाएंगे क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जो है बहुत अधिक प्रकार से प्रदर्शित करते हैं दोनों, और लगभग समान और कुछ असमान गुण भी होती है इनके रासायनिक गुण में। तो इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम जो प्रमुखतः देखने जा रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड से कार्बोनिल समूह का योग, सोडियम बाइसल्फाइड का योग, एसिटेल ऑक्सिम कैसे बनता है, क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है, वोल्फ किस्नर अपचयन क्या है, टालेन अभिकर्मक किसको बोलते हैं और एक कार्बोनिल समूह से किस प्रकार क्रिया करती है, क्या बनाते हैं। फिर है फेलिंग अभिकर्मक, बेनेडिक्ट अभिकर्मक, सीफ अभिकर्मक। ये प्रमुखता आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं और सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप अपना पाठ्य पुस्तक को देखेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो यूनिट 12 है, इस यूनिट से सबसे अधिक नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न आते हैं। और हेलोफार्म अभिक्रिया और साथ ही कार्बोनिल समूह के ऑक्सीकरण के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कार्बोनिल समूह, या हम जिसको एल्डिहाइड और कीटोन के नाम से पढ़ रहे हैं आज हम, इनका रासायनिक गुण देखेंगे। तो आप सभी जानते हैं कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा भी गया, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा जो है पाई बॉन्ड होता है। और इसका मतलब हम पूर्व में पढ़ चुके हैं ये जो संयोजकता के बारे में, यदि दोनों एल्किल समूह रहे तो कीटोन होता है, अन्यथा एल्डिहाइड होता है। और ये लगभग एक समान रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। इसमें से प्रमुखतः नाभिक रागी योग या नाभिक स्नेही अभिक्रिया, दूसरा अपचयन अभिक्रिया, तीसरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फिर अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया जैसे एल्डोल संघनन और अन्य अभिक्रिया की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें कार्बन नाभिक रागी या नाभिक स्नेही अभिक्रिया। इसके पूर्व मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा दूं। देखिए हम पढ़ते हैं कार्बोनिल समूह में C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। अब यहाँ जानते हो ऑक्सीजन के बायोटम कोश में जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिए हैं। तो इसमें विषमांश विखंडन होता है इस प्रकार से। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आता है, ऑक्सीजन में आएगा, तो ऑक्सीजन में आने के बाद विषमांश विखंडन से इसकी जो संरचना इस प्रकार से हो जाएगी। देखिए C यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा क्योंकि है ना, ऑक्सीजन इसमें आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ जो बॉन्डिंग बना हुआ है कार्बन का है, कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऑक्सीजन के साथ किया हुआ है। तो इस कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश हो जाता है। अर्थात ये जो कार्बोनिल ग्रुप है CO बंध में ध्रुवित हो जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ जो है स्थिति sp2 संकरण की होती है, वो यहाँ पे sp3 संकरण में आ जाती है। sp3 संकरण में कन्वर्ट हो जाता है नाभिक स्नेही के कारण जो है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन परमाणु पर आता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन समृद्ध होने के कारण ये आंशिक ऋणावेश हो जाता है। इस प्रकार से कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेही योग होता है। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युती है, इसलिए ध्रुवित हो जाता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करती है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि इस कार्बन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका अष्टक अपूर्ण है, और ऑक्सीजन के पास अष्टक पूर्ण होता है 6, या कार्बन और इसका जो है ये मिलाकर के यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये स्थायी होता है इस कारण जो है। और जब इसमें नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है, इसमें नाभिक स्नेही अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियोफिलिक का योग होगा, इसका योग होगा, न्यूक्लियोफिलिक का योग होता है। तो ये जो संरचना इस प्रकार से हो जाएगी, ये जो कार्बन
और ऑक्सीजन के मध्य जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन हम दर्शाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक इसने ही इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर यहाँ जो है न्यूक्लियोफिलिक जो है अभिकर्मक है, एन लिखना इसको, NU, यहाँ अटैक करेगा। अटैक करने के बाद फिर जो है ये नाभिक इसने ही है ना, नाभिक इसने ही है। और इसके बाद फिर जो है आगे इसमें जो प्रक्रिया होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही का, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को ही ई पॉजिटिव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ ये जो प्रोडक्ट बनाएगा इस प्रकार से होगा CO। और कार्बन पर तो आप पहले से जान रहे हो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो चुका है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है ऑक्सीजन पर आएगा, अर्थात एक यौग उत्पाद जो है बनता है। तो इस प्रकार से ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं जनरल प्रदर्शित करते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो आइए देखते हैं कार्बन नाभिक रागी स्नेही अभिक्रिया, मतलब हम देख रहे हैं कार्बन नाभिक स्नेही अभिक्रिया में क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन HCN योग करेगा तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। ये जो अभिक्रिया होता है इसको स्टेकर अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। स्टेकर अभिक्रिया है क्या बोलने से कार्बोनिल समूह या एल्डिहाइड या कीटोन पर हाइड्रोजन साइनाइड के योग से साइनोहाइड्रिन बनता है, स्टेकर अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए इस प्रकार से मैं कार्बोनिल ग्रुप का जनरल फार्मूला ले लिया हूं। ये कार्बोनिल ग्रुप है हमारा और HCN का योग हो रहा है। तो योगात्मक अभिक्रिया है, योग उत्पाद होगा। तो जैसे कि पहले बताया गया उसमें नाभिक स्नेही वाला, तो यहाँ ऑक्सीजन वो पे आता है ना। तो मैं क्रिया मैकेनिज्म को बता दिया हूं। तो ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के आके साथ जुड़ेगा, और ये जो साइनाइड है इस कार्बन के साथ जुड़ता है। तो इस प्रकार से देखिए साइनोहाइड्रिन बनता है। ये फार्मूला है, आप याद रख कर लेंगे। अगर हम इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बताएं या एल्डिहाइड के बताएं HCN के साथ योग, तो इस प्रकार से साइनोहाइड्रिन का योग होगा। फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोलेंगे इसको जो है, ठीक है। और यदि हम इस पर ये बताना चाहें कि एसीटोन के साथ क्या होगा, है ना, तो कीटोन के साथ क्या होगा, तो देखो कीटोन C+O है, यहाँ आप CH3 ले लिए, यहाँ अभी आप CH3 ले लो, एसीटोन है, इस पे HCN का योग होगा। HCN का योग होगा तो क्या होगा, यहाँ एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनेगा। मतलब ये जो CH3 इधर रहेगा आपका, ये COH AC है ना, और यहाँ पे CN। उसी प्रकार से तो आप सूत्र के ही माध्यम से समझ सकते हो। यहाँ पे आप CH3 यहाँ CH3 लिख दोगे तो यहाँ CH3 हो जाएगा। एसीटोन का साइनोहाइड्रिन तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। एल्डिहाइड का लेंगे तो जिस एल्डिहाइड के नामकरण के आधार पर उसका नामकरण हो जाता है। अगर एसिटेल्डिहाइड लेंगे तो एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो कार्बन नाभिक रागी है या नाभिक स्नेही, कार्बन पर अटैक हो रहा है ना, नाभिक स्नेही का। दूसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग होगा इस कार्बोनिल ग्रुप पर। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप जान रहे हैं ना सूत्र RMGX, तो आप जानते हैं ये जो R है यहाँ पे विखंडन होता है, और हमेशा ये जो R ग्रुप है जाके कार्बन के साथ संयोग करता है, ठीक है। अब इसके साथ संयोग करेगा, जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो उसमें हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बनाएगा। ये एसीटोन के साथ हमने देखा है, और इथिल मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो इस प्रकार से जो है ये उत्पाद बना देता है, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन नाभिक स्नेही अभिक्रिया की बात करें तो अमोनिया के व्युत्पन्नों से क्रिया करता है। अमोनिया के व्युत्पन्न जैसे हाइड्रोजिन है, फेनिल हाइड्रोजिन है, हाइड्रोक्सिलेमिन है, सेमिकार्बेजाइड है, एमीन है, अमोनिया है, 2,4-डाइडो नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजिन है, ये सभी अमोनिया व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, नाइट्रोजन नाभिक स्नेही अभिक्रिया में नाभिक रागी का योगज अभिक्रिया तो होता है, योग होता है, लेकिन जल के कणु निकलेंगे, जल कणु निकलते हैं। देखते हैं, इसको हमने समझाने का प्रयास किया अभी। एल्डिहाइड और कीटोन की अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया से इमीन बनता है। क्या बनता है, इमीन बनता है।
ये देखिए अमोनिया व्युत्पन्न से क्या बनता है, इमीन बनता है। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन है, ये अमोनिया व्युत्पन्न है ना। अमोनिया व्युत्पन्न के रूप में हमने जो है इसको ले रखा है और इस प्रकार से आप समझ रहे हैं, देख सकते हैं कि इसमें जो है इमीन का निर्माण हो रहा है। ये देखिए C डबल बॉन्ड NZ। अगर इस कार्बन के साथ में नाइट्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में कौन नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, अर्थात ये जो ऑक्सीजन है ये निकलेगा और H2O निकलेगा। मैं इसको बता देता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। H2O निकलेगा, ये H2O को आप निकाल दो जी, तो इमीन बन रहा है। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से इमीन बनता है। टोटल इमीन जो है, अब यहाँ आप एल्किल ग्रुप जो भी ले सकते हो, आप इसमें जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो ये अमोनिया व्युत्पन्न है, तो इसके आधार पे जो है हम इसको समझ सकते हैं। आइए और अन्य उदाहरण के साथ हम इसको समझते हैं। तो जनरल फार्मूला है, अच्छा यहाँ पे बताना भूल गया था आपको, जेड जो है एल्किल या एरिल समूह होगा। ये जो जेड है एल्किल या एरिल समूह होता है, ठीक है, एल्किल या एरिल समूह होगा उसमें। और अमोनिया व्युत्पन्न में जैसे एल्किल या एरिल समूह की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको NH2OH C6H5NH NH2CH इस प्रकार से। तो देखिए अभिक्रिया, पहला अमोनिया व्युत्पन्न में हमने लिया हाइड्रोक्सिलेमिन। हाइड्रोक्सिलेमिन का सूत्र होता है NH2OH, है ना, जिसको H2N के रूप में बोलते हैं। तो इससे जो है ऑक्सिम बनता है। क्या बनता है, ऑक्सिम। तो जैसे कि बताया गया है, जल के अणु बाहर हो जाएंगे, ये जल के अणु बाहर हो जाएंगे, बाकी योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस जल के अणु को निकाल दो, बाकी जो है आप जो है ऑक्सीजन की जगह में नाइट्रोजन आ जाता है, आप जान रहे हैं, जुड़ जाता है, तो सेमी अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, और उदाहरण ले, मान लो एसिटाल्डिहाइड के साथ हम देख रहे हैं, तो एसिटाल्डिहाइड के साथ भी जो है ये जल के अणु निकल जाएंगे और CH3CH देखिए, फिर डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, तो ये बन गया एसिटाल्डेऑक्सिम बोलेंगे इसको। और हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन बनता है। देखिए यहाँ भी जल के अणु निकलेंगे, फार्मूला जो बताया था उसी में जल के अणु आप निकालते जाओ, बाकी को योग करा दो, है ना, बाकी का योग करा दिए, तो हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, और जो एल्किल ग्रुप रहेगा उस एल्किल ग्रुप के नाम से इस हाइड्रोजन का नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन का नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो फेनिल हाइड्रोजन बनेगा, है ना, फेनिल हाइड्रोजन, तो ये जल के अणु निकल जाएगा। देखिए जो ग्रुप है ये फेनिल ग्रुप है, तो फेनिल ग्रुप के नाम से फेनिल हाइड्रोजन हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं एल्डिहाइड या कीटोन 2,4-डाई, एल्डिहाइड कीटोन मतलब कार्बोनिल समूह ना, 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, जिसको 2,4-DNP नाम से भी लिखते हैं, क्रिया करता है तो 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए सूत्र के माध्यम से दिखाया गया, ये पानी के अणु निकल जाएंगे, ये हमारा एसीटोन है, एसीटोन है और 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, तो इसका हाइड्रोजन निकलेगा, इसका ऑक्सीजन निकलेगा, योग हो जाता है। योग अभिक्रिया में देखिए बन गया एसीटोन 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। योग अभिक्रिया है, लेकिन याद करेंगे अमोनिया व्युत्पन्न से जब क्रिया करता है तो जल के अणु निकल जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, जो एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप है, प्राथमिक एलिफेटिक या एरोमेटिक एमिन से अभिक्रिया करके एजोमेथाइन या सिप क्षारक बनाते हैं, है ना, एजोमेथाइन या सिप क्षारक। ये देखिए एल्डिहाइड हमने लिया, प्राथमिक एमिन लिया, गर्म किए तो सिप क्षारक बन रहा है, सिप जो क्षारक है वो बनता है। यहाँ जो है पुनः आप जो है निकाल दो जल को। सेमी कार्बोजन की बात करें तो सेमी कार्बोजन एल्डिहाइड और कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं और उन पर सेमी कार्बेजाइड की दुर्बल अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया द्वारा जो है बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एसीटोन है और सेमी कार्बेजाइड है, तो इसमें भी अभिक्रिया होगा तो ये जल के अणु निकल जाएंगे। आपको जल के अणु बस निकालना है, बाकी योग करा देना है, बाकी को जोड़ देना है ना सूत्र को। तो सेमी कार्बेजाइड में जब एसीटोन की क्रिया होती है तो एसीटोन सेमी कार्बेजोन बनता है। तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है, अब
एक विशेष है, एक्चुअल में एरोट्रोपिन को मेरे को उधर लेना था, वो अलग से पढ़ना था, पर चलिए रासायनिक फॉर्मेल्डिहाइड HCHO के 6 अणु जो है अमोनिया से क्रिया करता है, अमोनिया के 4 अणु से, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राइमिन, हेक्सामेथिलीन टेट्राइमिन, ये देखिए हेक्सामेथिलीन टेट्राइमिन माने 6 मेथिलीन ग्रुप है, CH2 है, और 4 नाइट्रोजन माने इमिन ग्रुप है, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राइमिन बनाता है, 6 अणु जल के निकलते हैं, तो इसे इरोट्रोपिन भी कहते हैं, हेक्सामिन या इरोट्रोपिन भी कहा जाता है। याद रखेंगे इरोट्रोपिन क्या करके देता है आगे, और हम इसकी वैसे चर्चा करेंगे आगे है, मैं इसको सम्मिलित करूंगा। तो CH2 मान लो आप इसको समझना चाहें संरचना को, खैर आगे बताएंगे, लेट हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अब ऑक्सीजन नाभिक स्नेही क्रिया की बात करें तो ऑक्सीजन नाभिक स्नेही अभिक्रिया परीक्षाओं में क्या होता है, जब अगर में भी पूछे जाते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड का योग देखेंगे सबसे पहले, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं। तो सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 के योग से क्रिस्टलीय सोडियम बाइसल्फाइड उत्पाद बनता है। ये देखिए हम सूत्र के रूप में ले रहे हैं ना, कार्बोनिल समूह ले रहे हैं, आप एल्डिहाइड और कीटोन जो भी लेना चाहे आप बना सकते हैं। तो इसमें योग अभिक्रिया होता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो बना रहा है सोडियम बाइसल्फाइड उत्पाद बना रहा है। अब एसिटेल्डिहाइड का लेगा तो एसिटेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा, एसीटोन का लोगे तो आप एसीटोन बाइसल्फाइड बनेगा जी। आप एल्डिहाइड ले रहे हो कीटोन ले रहे हो, उसके नाम पर ये निर्भर करता है। ठीक है, 40% सोडियम बाइसल्फाइड का उपयोग होता है। आप याद रखेंगे इसका परसेंटेज अगर पूछता है तो 40%, पर परसेंटेज जो है आपको नहीं पूछेगा। और ये सफेद रंग का होता है, ये जो क्रिस्टलीय सोडियम बाइसल्फाइड उत्पाद है, ये देखिए आप इस उधर समझ। एसिटेल्डिहाइड हमने लिया, ये सोडियम बाइसल्फाइड है NaSO3, तो यहां आप देख सकते हैं OSO2Na, ठीक है, OSO2Na। ये जो ऑक्सीजन है मतलब ये उधर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, ये जो है ऑक्सीजन इसका एक OH के रूप में और SO2 बनता। आप चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं SO3, क्या है कई बार आपको सरल रूप में आपको जैसे लिखना है अभिक्रिया को, तो इसको SO3Na भी कर सकते हो, SO3Na, ये H को आप इसके साथ कर दो तो SO3Na बचा, ये इधर जुड़ जाता है। ठीक है, थोड़ा समझने वाली बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। एसीटोन का देखें तो एसीटोन का सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योग होता है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा। ये आपका जो लेफ्ट साइड है ये आपको जो है एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करता है, बाकी तो कार्बोनिल ग्रुप है ना, और दोनों में सोडियम बाइसल्फाइड का योग होगा तो सोडियम बाइसल्फाइड उत्पाद बनेगा। उपरोक्त क्रिया में बने पदार्थों की क्रिया यदि अम्ल और क्षार से कर दें तो पुनः कार्बोनिल यौगिक बनता है। इनका क्रिया जो है पुनः अम्ल या क्षार से कर दें तो कार्बोनिल यौगिक बन जाता है। ठीक है, तो आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम एल्कोहल का योग करें। ये भी ऑक्सीजन नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। ऑक्सीजन नाभिक स्नेही अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन पे जो है जाके जुड़ेंगे कौन, हाइड्रोजन, तो कार्बन पर जो ऑक्सीजन जुड़े रहता है उस पे जो है जाके जुड़ेगा। अच्छा, इसमें पहला है, इसमें एल्डिहाइड एल्कोहल से क्रिया करके पहले हेमी एसिटल बनाता है। याद रखिए क्या बनाता है, एल्डिहाइड एल्कोहल से क्रिया करके हेमी एसिटल बनाता है। और हेमी एसिटल किसको बोलते हैं, जेम एल्कॉक्सी एल्कोहल, जेम एल्कॉक्सी एल्कोहल। ठीक है, ये है देखिए जेम एल्कॉक्सी एल्कोहल। ठीक है, जो पुनः क्रिया से करके, सॉरी मैं आपको गलत बता दिया, हेमी एसिटल की बात आ रहा है तो ये है जेम एल्कॉक्सी एल्कोहल। जो पुनः एल्कोहल से क्रिया करके एसिटेल या जेम डाई एल्कॉक्सी यौगिक बनता है। यहाँ 2 एल्कॉक्सी है, तीसरे डाई एल्कॉक्सी बोलते हैं ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यहां देख सकते हैं हम एल्डिहाइड के 2 मोल से क्रिया कराएंगे तो एसिटेल बनेगा। ये देखिए एल्डिहाइड हमने लिया तो एल्डिहाइड का पहला मोल, ठीक है, यहाँ आप H
CH3 या HH जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो एल्कोहल का प्रथम अणु है, इसके साथ क्रिया कराए तो हेमीएसिटल बना, अर्थात क्या हो रहा है कि बंध टूट रहा है, हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा है तो OH बना दिया, ठीक है। और फिर ये जो बचा OR हमने इसको नीचे लिख दिया, OR को ग्रीन कलर में अलग लिख दिया हूँ, कौन किस पे जाके जुड़ेगा। तो हेमीएसिटल बनाया जिसको जेम एल्काक्सी एल्कोहल भी बोलते हैं। पुनः एल्कोहल का अणु लिया, अब दूसरा अणु है एल्कोहल का, 2 मोल बोला गया ना, तो एसिटेल बनाएगा जो जेम डाई एल्काक्सी यौगिक के नाम से जाना जाता है। दोनों में OR ग्रुप आ गया ना, एक में OH ग्रुप था तो एल्काक्सी एल्कोहल बोलते थे, दोनों में आ गया तो डाई एल्काक्सी यौगिक हो गया वो, ठीक है। या हम इसको कभी ऐसा भी बोल सकते हैं एल्डिहाइड एल्कोहल के 2 मोल से क्रिया करके एसिटल बनाता है। सीधा बनाना चाहें तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप लिए, यहाँ 2 मोल एल्कोहल ले लिया गया और यहाँ पे डायरेक्ट एसिटेल बना दिया गया, जेम डाई एल्काक्सी यौगिक बना दिया गया है, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर हम इसमें जो एल्डिहाइड लेंगे उसके आधार पर फिर जो उनका नामकरण हो जाता है। या फिर हम कीटोन की बात करें, कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो कीटोन एल्कोहल से क्रिया नहीं करता है, इस चीज को याद रखेंगे, लेकिन ये एथिलीन ग्लाइकॉल से क्रिया करके चक्रीय कीटेल बनाता है। एल्कोहल से क्रिया नहीं करेगा कीटोन, लेकिन एथिलीन ग्लाइकॉल से क्रिया करता है। देखिए हमने लिया यहाँ पे एसीटोन और एक एथिलीन ग्लाइकॉल है, तो तनु HCl की उपस्थिति में ना डाइल्यूट HCl गैस प्रवाहित किया जाता है। डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में तो गैस प्रवाहित करने से क्या होता है, देखिए ये 2 प्रकार की होती है। HCl गैस से प्रवाहित करने पर एथिलीन ग्लाइकॉल कीटेल बनाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल कीटेल एक चक्रीय यौगिक बना देता है, जुड़ जाता है सभी जो कार्बन पे। क्लियर है? तो आप इसको समझ गए होंगे। और इसमें जल के अणु निकल जाता है इसमें, और कौन सा जल के अणु निकलेगा आप ये समझ सकते हैं, ये और ये जो है हाइड्रोजन, ये इस प्रकार से निकल जाएंगे। तो OCH2 इस कार्बन से जुड़ जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल कीटेल बनता है। एल्कोहल में अपचयन की बात करें, अब अपचयन क्रिया की बात करें तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक लिया जाता है या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा, या सोडियम बोरान हाइड्रेट होगा, या निकल होगा, या प्लेटिनम होगा, पैलेडियम होगा, कोई भी एक उत्प्रेरक रहेगा। इसके द्वारा जब इसका हाइड्रोजन किया जाता है, इसका मतलब कार्बोनिल समूह का, तो कार्बोनिल समूह बोलने से एल्डिहाइड या कीटोन हो जाता है ना। तो इसमें आपको एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जब इनको उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम हाइड्रोजनन करते हैं या अपचयित करते हैं, तो अपचयन के फलस्वरूप यहाँ अलग अलग प्रकार का आपको जो है थोड़ा सा प्रक्रिया देखना पड़ेगा। एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, लेकिन कीटोन के अपचयन से द्वितीयक एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। आप उदाहरण से समझ जाएंगे। ये तो हमारा ये जनरल फार्मूला है, हमने लिया एल्डिहाइड के लिए इसको लिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए एल्डिहाइड का हमने उदाहरण लिया, अपचयन हुआ, उत्प्रेरक कोई भी एक उत्प्रेरक आप लोगे तो RCH2OH बनता है। अर्थात क्या होता है, एक H जो है इसके साथ जुड़ेगा और एक H ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या बना दिया ये प्राथमिक एल्कोहल। तो याद रखेंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, लेकिन जब एसीटोन का उसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे, एसीटोन है, तो द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। ये R है ना, CHOH। आप R के जगह में एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, स्वतंत्र है जो भी एल्किल ग्रुप लेना चाहें। मान लो आप एसीटोन लेंगे तो प्रोपेन 2 बन जाएगा, CH3 हो जाएगा RR के जगह में। क्लीमेंसन अपचयन की बात करें, अब क्लीमेंसन अपचयन हाइड्रोकार्बन में अपचयन होता है, ये माने एल्केन बनाता है, महत्वपूर्ण है। कार्बोनिल यौगिक अर्थात ये हमारा C डबल बॉन्ड वो बोल रहे हैं ना, एल्डिहाइड या कीटोन भी बोल सकते हो आप इसको, जिंक अमलगम ZnHg और सांद्र HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है। और इस यहाँ पे आप याद रखना, इस क्रिया में जो CO समूह रहता है वो CH2 समूह में बदल जाता है। CO किस में बदलेगा, CH2 अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीजन निकल जा रहा है, वहां पे उसके जगह में कौन जुड़ जाएगा, H2 समूह जुड़ जाएगा। तो आपको इस सूत्र से
क्लियर हो जाएगा। देखते हैं सूत्र, ये देखिए RCOOR एक कीटोन का लिया गया है, ठीक है। क्लीमेंसन अपचयन जो है एल्डिहाइड के साथ भी ले सकते थे हम लोग, यहाँ पे कीटोन ले लिया गया है। तो आप इसको मानो कि कार्बोनिल समूह अपचयन होगा तो जिंक अमलगम की उपस्थिति से और सांद्र HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाएगा अभिक्रिया। तो आप इसको अलग कर दो, है ना। देखिए CH2 ग्रुप जुड़ रहा है, मतलब ये जो CO ग्रुप था ये CH2 में कन्वर्ट होगा, और ये जो RR या RH जो भी रहेगा ग्रुप जो है हमारा वो सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। देखिए CH3 CHO अपचयन हो रहा है जिंक अमलगम में HCl की उपस्थिति में, तो एथेन बन रहा है, अर्थात क्या हुआ, ये CH3 तो है। अब उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक H ग्रुप, अब मैं इस सूत्र में बता दूं, ये CH3 होता है ना, ये H होता, ये हमारा C+O होता। तो क्या बोला जा रहा है, CO समूह CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, तो O के जगह में क्या आ जाएगा यहाँ पे CH2। तो CH देखिए, तो हम इसको इसी ग्रुप में लिख सकते हैं CH3 अर्थात CH3 CH2 H करेंगे तो H यहाँ इसके साथ जुड़ेगा ना, CH3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार एसीटोन का देख रहे हैं, तो एसीटोन में प्रोपेन बन रहा है, ये क्यों, ये जो ग्रुप है ये CH2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन बन गया। पानी के अणु निकल जाते हैं इसमें भी, याद रखेंगे, जल के अणु निकल जाएंगे। ये क्लीमेंसन अपचयन है, हाइड्रोकार्बन में अपचयन होता है जब कार्बोनिल यौगिक को जिंक अमलगम और सांद्र HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। याद रखेंगे क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप CH2 समूह में बदल जाता है, फिर आपको याद हो जाएगा। वोल्फ-किस्नर अपचयन या हाइड्रोकार्बन में अपचयन इसको भी बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ प्रबल क्षार और इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ एल्डिहाइड और कीटोन को गर्म करते हैं तो कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है और एल्केन बनता है। यहाँ पे हम शार्ट में इसको बता दिए, लिख के देखिए, जब कार्बोनिल यौगिक के हाइड्रोजन व्युत्पन्नों को एथिलीन ग्लाइकॉल और KOH के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन बनता है, ठीक है। तो ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप, फिर बोला गया हाइड्रोजन व्युत्पन्न, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लिया गया है, कार्बोनिल यौगिक के हाइड्रोजन व्युत्पन्न मतलब कार्बोनिल ये लिया गया है ना, हाइड्रोजन लिया गया है, और इसमें जल के अणु निकलेंगे, ये जल के अणु निकलेंगे, जैसे हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन बनता है, पहले हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बन गया, आप इसको और इसको योग कर दो जो नीला कलर में लिखा हुआ है, तो आ गया C+N हाइड्रोजन बन गया। अब इसको ग्लाइकॉल और एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में, ठीक है, तो इसमें N2 ग्रुप निकल जाएगा, मैं रेड कलर में लिख दिया हूं, N2 ग्रुप निकल जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या, ये C बचा, H2 बचा, एल्केन है। भाई इधर आप जो है जो भी लोगे, एक तरफ तो CH3 लोगे क्या फॉर्मेट, या एक तरफ H लोगे एल्डिहाइड लोगे तो ये CH3 हो गया। अगर एसीटोन लोगे तो ये दोनों CH3 रहेगा तो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है वोल्फ-किस्नर अपचयन अभिक्रिया में भी। ये उदाहरण है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले हाइड्रोजन बनेगा हाइड्रोजन से, और उसके बाद फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है क्षार की उपस्थिति में, या ग्लाइकॉल के साथ और क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो थोड़ा सा क्लीमेंसन अपचयन वोल्फ-किस्नर अपचयन में ये अंतर रखेंगे आप। क्लीमेंसन अपचयन में जिंक अमलगम के साथ HCl लिया जाता है, जबकि वोल्फ-किस्नर अपचयन में अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने के साथ साथ एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में क्षार लिया जाता है, लेकिन दोनों में हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। अब पिनेकाल में अपचयन, पिनेकाल अपचयन केवल कीटोन देता है ना, पिनेकाल वाला अपचयन जो है, पिनेकाल एसीटोन से पिनेकाल कैसे बनाओगे, या क्या होता है जब एसीटोन के दो अणु मैग्नीशियम अमलगम द्वारा अपचयित होता है, ऐसा दिया जा सकता है तो पिनेकाल बनता है। देखिए एसीटोन है, मैग्नीशियम अमलगम MgH
यहाँ पे ऐसा कर दो कोष्टक में, और हाइड्रोलिसिस क्या रह जा रहा है प्लस H2O। तो इस प्रकार से पिण्यकाल का योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। एसीटोन के 2 अणु लोगे ना, तो 2 अणु है, तो CH3CO CH3 देखिए मैं इसको हटा देता हूँ फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ से अलग करूँ मैं, तो देखिए CH3CO CH3, यहाँ देखिए CH3CO CH3 मतलब ऑक्सीजन में कौन कौन जुड़ रहा है, ये 2 मोल रह रहे हैं इसमें, तो ऑक्सीजन में कौन जुड़ रहा है, जाके हाइड्रोजन जो है जुड़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का त्याग हो जाता है जी, अपचयन है तो हाइड्रोजन जुड़ जाता है। लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से अपचयन करें तो लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अभिक्रिया को, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसका अपचयन कराएंगे तो आप जान रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन जो है निकल जाएगा, या CO समूह जो है H2 समूह CH2 समूह में कन्वर्ट हो जाता है। H2 हाइड्रोजन का योग होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है। अब ऑक्सीकरण की बात करें, एक्चुअल में ऑक्सीकरण मतलब ये अपचायक गुण को ही बताता है ना। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, और से एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होने के कारण प्रबल अपचायक है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का सामान्य अभिकारक जैसे कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, तनु नाइट्रिक अम्ल, टालेन अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग हो गया फेहलिंग होता है, द्वारा ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। मतलब आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है टालेन अभिकर्मक से, फेलिन अभिकारक से, बेनिडिक्ट अभिकर्मक से, सीफ अभिकर्मक से, और कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। ये देखिए सामान्य हमने इसको ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड ये प्रक्रिया इसको जो है करता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हम देख रहे हैं, अभी इस पे जो है कीटोन का भी नहीं देख रहे हैं हम लोग, केवल जो है एल्डिहाइड की ऑक्सीकरण देख रहे हैं। कीटोन की ऑक्सीकरण की बात करेंगे तो कीटोन का जो ऑक्सीकरण है केवल अम्लीय माध्यम में होगा, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक एसिड इसमें सहायक होते हैं, और कार्बन परमाणु से कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा हो तो सरलता से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है इसमें, और ये ऑक्सीकृत होकर के अम्ल का मिश्रण बनाते हैं। कीटोन जो है अम्ल का मिश्रण बनाते हैं, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होने के कारण प्रबल अपचायक कहलाता है। उसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार से, पहला टालेन अभिकर्मक से देखते हैं। तो टालेन अभिकर्मक केवल एल्डिहाइड देता है, आप प्रयोग करके भी देखते हो, स्कूल में टेस्ट करते हो टालेन अभिकर्मक से। रजत दर्पण पता होगा आपको, एल्डिहाइड का टेस्ट करते हैं तो एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक को अपचयित करके रजत दर्पण बनाता है, सिल्वर दर्पण है ना, रजत दर्पण बनाता है। अब टालेन अभिकर्मक क्या है बोल दिया है, तो मैं आपको ये जानकारी के लिए लिख दिया हूं, किसको बोलते हैं टालेन अभिकर्मक। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टालेन अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, जो डाइअमीन अर्जेंटम 1 होता है। इसकी जो अभिक्रिया की बात करें, एल्डिहाइड है, ये सिल्वर ऑक्साइड तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो है रजत दर्पण बनाता है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन है, तो सिल्वर ऑक्साइड के रूप में जब विलयन में रहता है तो ये अभिक्रिया करता है। या फिर आप इसको जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं अभिक्रिया को, RCHO, ठीक है, RCHO, और उसके बाद एल्डिहाइड है ना, फिर आप जो है टालेन अभिकर्मक लो। टालेन अभिकर्मक का पूरा सूत्र आप लिखना चाहो तो इस प्रकार से होगा, मतलब इसको डाइअमीन अर्जेंटम 1 बोला जाता है, 1 हाइड्रोक्साइड, डाइअमीन अर्जेंटम 1 हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और इससे जो है फिर जो है ये देखिए रजत दर्पण के रूप में जो है अवक्षेपित होता है, लेकिन जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है इधर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, पर यहाँ पे आपको रजत दर्पण के नाम से जाना पड़ेगा। टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके, या एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक जो है अपचयित कर देता है एल्डिहाइड, और रजत दर्पण बनाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई समीकरण आप लिख सकते हो, दोनों सही हैं, सही दिया जाएगा दोनों को। तो यहाँ पे आप एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, जान सकते हैं। दूसरा है फेलिंग विलयन, एल्डिहाइड देता है, तो फेलिंग विलयन किसको बोलते हैं देखते हैं। क्यूफरिक आयन युक्त
रोसेल लवण का क्षारीय विलयन फेलिंग विलयन कहलाता है। क्यूपरिक आयन युक्त रोसेल लवण का क्षारीय विलयन, या हम बोल सकते हैं फेलिंग विलयन COH2 के रूप में लिखिए। ये दो प्रकार का होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। आप लोग स्कूल में देखे होंगे। फेलिंग ए जो बनता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, और फेलिंग बी सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट होता है। सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट को ही जो है रोसेल लवण के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम यहाँ संक्षिप्त रूप में परिभाषित कर दिए कि कॉपर सल्फेट के लिए क्यूपरिक और इसका सोडियम पोटेशियम टार्टेरेट को कि क्यूपरिक आयन युक्त रोसेल लवण का क्षारीय विलयन फेलिंग विलयन कहलाता है। अबे तो जान गए फेलिंग विलयन क्या है। अब एल्डिहाइड क्या करता है, फेलिंग विलयन को अपचयित करके क्यूपरस ऑक्साइड का लाल रंग देता है। मतलब एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है क्यूपरस ऑक्साइड का। ये जो क्यूपरस ऑक्साइड है इसका लाल भूरा अवक्षेप। तो देखिए एल्डिहाइड लिए क्यूपरस हाइड्रोक्साइड के रूप में, इसको क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में हमने लिया। फेलिंग विलयन को इस सूत्र के रूप में लिखते हैं फेलिंग अभिकर्मक को, और एक क्यूपरस ऑक्साइड CO2O बना दिया। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल तो बनता ही बनता है। तो फेलिंग विलयन आज समझ गए होंगे। क्यूपरिक आयन युक्त सोडियम पोटेशियम टार्टरेट युक्त क्षारीय विलयन भी बोल सकते हो, या कॉपर टार्टरेट का क्षारीय विलयन है। क्लियर है। ए आयनिक के रूप में समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए एल्डिहाइड एक क्यूपरिक आयन के रूप में आप प्रदर्शित कर दो, 5 OH रहेगा। तो ये देखिए लाल भूरा रंग क्यूपरस ऑक्साइड का आ ही रहा है अवक्षेप जो है, और RCOH हाइड्रोजन को यहाँ रहता है, 3 अणु पानी का बनता है। तो कोई अभिक्रिया लिखो सही है। बेनेडिक्ट विलयन से ये भी केवल एल्डिहाइड देता है। कॉपर सिट्रेट का क्षारीय विलयन को बेनेडिक्ट विलयन कहते हैं, कॉपर सिट्रेट का क्षारीय विलयन। ठीक है, वैसे क्यूपरिक ऑक्साइड को बेनेडिक्ट विलयन कहेंगे, ऐसा भी बोल सकते हो आप। क्यूपरिक ऑक्साइड है ना, लाल भूरा जो एल्डिहाइड से अपचयित होकर लाल भूरा अवक्षेप देती है। एल्डिहाइड से अपचयित होकर क्यूपरस ऑक्साइड लाल भूरा रंग देती है। ये देखिए इसका समीकरण RCHO 2CO CO2, ये लाल भूरा अवक्षेप वाला है। ये क्यूपरस ऑक्साइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, या आयन के रूप में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं RCHO CO2 प्लस आयन OH माइनस CO2O। अब दोनों में से कोई अभिक्रिया लिखना चाहें सही है। फिर चौथा है सिप अभिकर्मक। क्या है सिप अभिकर्मक, 1 नंबर में दे दिया जाए तो पैरारोजेनिल हाइड्रोक्लोराइड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त रंगहीन विलयन सिप अभिकर्मक कहलाता है, और सिप अभिकर्मक को एल्डिहाइड में डालने पर गुलाबी रंग आता है। तो अभी जो हमने देखा अपचयन वाला अभिक्रिया, टालेन अभिकर्मक, फेलिन अभिकर्मक, बेनेडिक्ट अभिकर्मक और सिप अभिकर्मक, ये सभी विशेषतः एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कीटोन का ऑक्सीकरण। ये तो हम देख रहे थे अभी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, ये सब हो रहा था, ऑक्सीकरण में अपचयित हो रहे थे लोग, है ना। अब कीटोन का ऑक्सीकरण देखें तो केवल अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम परमंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक अम्ल आदि द्वारा होने पर मूल कार्बनिक यौगिक के 1 कार्बन कम वाले कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। मूल कार्बन से 1 कम कार्बन वाला यौगिक प्राप्त होगा जब कीटोन का ऑक्सीकरण होता है अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में, और अम्ल का मिश्रण बनाता है। देखिए एसीटोन है, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का योग होगा, पोटेशियम परमंगनेट H प्लस आयन माने अम्ल की उपस्थिति में, और H2 हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो एथेनोइक एसिड बन रहा है CH3COOH, CH3COOH बनता है, फिर CO2 और H2O निकल जाता है इसमें से। ठीक है, जब इसका पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है तो इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है, ऑक्सीकरण से प्राप्त अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या कीटोन में उपस्थित कार्बन परमाणु से कम होती है ना, इसीलिए मैं लिख दिया हूं यहाँ पे मूल कार्बनिक यौगिक के कार्बन कम वाले कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है देखिए, लेकिन यहाँ पे हमको 2 कार्बन वाला एसिड प्राप्त हो रहा है ऑक्सीकरण से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन एसीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा है तो 1 कार्बन कम वाला प्राप्त होता है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण होता है इसमें भी, है ना। तो एक्चुअल में हेलोफॉर्म अभिक्रिया होता क्या है देखते हैं। सक्रिय मेथिल समूहयुक्त एल्डिहाइड, सक्रिय मेथिल समूहयुक्त एल्डिहाइड और कीटोन
या हम बोल सकते हैं सक्रिय मेथिल समूह युक्त कार्बोनिल यौगिक बोल सकते हैं। हेलोजन X2 और क्षार NaOH से क्रिया करके हेलोफार्म बनाते हैं, तो उसको हम हेलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। हेलोजन में आयोडीन या ब्रोमीन आप ले सकते हो। देखिए ये सब जो उदाहरण लिखा हूं मैं, आप पढ़ लेंगे कौन कौन सा है क्या है। ये सभी के सभी जो है हेलोफार्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, आपकी जानकारी के लिए है। आपको हेलोफार्म अभिक्रिया पूछता है तो परिभाषा लिखिए, समीकरण दीजिए। देखिए समीकरण एल्डिहाइड के साथ बताया मैं, एसिटाल्डिहाइड है अब, है ना। एल्डिहाइड हेलोजन और क्षार से क्रिया करता है। हेलोजन हमने आयोडीन लिया, क्षार के रूप में NaOH लिया, आयोडोफार्म बना दिया, यही है हेलोफार्म, आयोडोफार्म है। बाकी जो सह उत्पाद बनता है आप देख लेंगे इसको, इस चीज को आपको याद रखना होगा। तो CH बना दिया हेलोफार्म। हेलोफार्म का सूत्र क्या होता है? CHX3। तो यहाँ पे I3 2 था तो हमको इसको लाना है 6, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो CH3 बना दिया। अब यहाँ पे 3 एक Na इधर आ गया है तो 3 Na और Ai बना देगा, NaI। फिर पानी यहाँ पे इनसे जो मिल करके, तो आप देख लेंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा कौन क्या करता है। पर याद रखिए सक्रिय मेथिल संयुक्त एल्डिहाइड और कीटोन हेलोजन और क्षार से क्रिया करके हेलोफार्म बनाते हैं। एसीटोन का उदाहरण लिया हमने, ये देखिए एसीटोन भी आयोडीन से क्रिया करा और क्षार से गर्म की इसको, तो ट्राईआयोडो एसीटोन बना रहा है पहले पद में, ये 2 पद में पूरा होता है। फिर ट्राईआयोडोमेथेन जो है यहाँ आयोडोफार्म में क्षार से क्रिया करके कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप डायरेक्ट अभी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक लाइन में ऐसा दिक्कत नहीं है। और ट्राईआयोडोफार्म पहले बनता है, ट्राईआयोडीन एसीटोन, सॉरी ट्राईआयोडोफार्म बोलता हूँ, आयोडोफार्म तो लास्ट है, पिलाओचे के रूप में प्राप्त होता है। एथेनॉल और प्रोपेनॉल, एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड में कुछ अंतर है। एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड आयोडोफार्म परीक्षण देता है, जबकि प्रोपेनॉल्डिहाइड यह परीक्षण नहीं देता है, याद रखेंगे। ठीक है, आयोडोफार्म आयोडीन से क्रिया करता है एसिटाल्डिहाइड क्षार की उपस्थिति में, लेकिन प्रोपेनॉल नहीं देता है। ठीक है, याद रखेंगे अगर पूछा जाए तो क्या अंतर है दोनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, और उनको भी फायदा दीजिए आपके साथ ही साथ, है ना। और एक चीज याद रखना, हेलोफार्म अभिक्रिया जो है फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है, मैं बताना भूल गया था आपको, इस चीज को भी याद रखेंगे। ठीक है, और अगला जो हम वीडियो लेके आएंगे रासायनिक अभिक्रिया भाग 2, जिसमें हम प्रमुखतः देखेंगे उसमें एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन, टिसेनको अभिक्रिया, ईरोट्रोपिन की संरचना भी बताएंगे कैसा होता है, फार्मेलिन क्या होता है, ये सभी महत्वपूर्ण है। बेंजल्डिहाइड जिसको कड़वे बादाम का तेल के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे आप, बेंजल्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।